जैसा कि कई बार से मैं कहता आ रहा हूँ कि कुछ वीडियो आपके लिए बनाने हैं, ये उसका सबसे पहला प्रयास है। पहला प्रयास इस संदर्भ में है कि अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया। उसी बजट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला वीडियो बजट के बारे में। इसके कारण दो हैं। जिन स्टूडेंट्स के बैच कंप्लीट हो चुके हैं उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि वो दोबारा नहीं आ सकते क्लास में। इसी कारण से हमारी कोशिश ये है कि हम उन तक पहुंच पाए। इसी कारण से सबसे पहला वीडियो जो बजट के बारे में है, बजट के बारे में जो वीडियो बनाएंगे, आपको दो वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। पहला वीडियो तो होगा स्टैटिक पार्ट का। स्टैटिक पार्ट वो मतलब जो हर वर्ष बजट वही रहेगा कि जैसे बजट है क्या, बजट क्यों बनाया जा रहा है, बजट के प्रकार क्या हैं, या फिर कुछ घाटे कैसे होते हैं, डेफिसिट है क्या। दूसरा जो वीडियो हम बनाएंगे तो दूसरा वीडियो होगा कि 2017-18 के लिए भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस 2017-18 के लिए भारत सरकार ने इस बार के बजट में क्या क्या ऐसे प्रावधान दिए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के सामने जो लाने जा रहे हैं वो स्टैटिक पार्ट वाला है, उससे शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग समझने पर, थोड़ा देखने पर ध्यान दीजिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि मैं क्लास में हमेशा पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे ये जरूर पता है कि कहां से क्वेरी ज्यादा होती है। उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं दो बार बताने की भी कोशिश करूंगा, अब बेफिक्र रहिए। उसके बाद भी आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है, आप उनके बारे में सजेशन दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन है, हेजिटेट मत करना। हमेशा याद रखना, आप सजेशन देंगे, नेक्स्ट वीडियो विद इंप्रूवमेंट हम आपके सामने आएंगे, वो सबसे अच्छा रहेगा। आपके सजेशंस, आपके किसी प्रकार के डाउट्स हैं, मोस्ट वेलकम। जब भी आपको जो भी लगे, बेफिक्र होकर उनके बारे में हमको बताना। चलिए अब सबसे पहले बजट के बारे में बात करते हैं। बजट है क्या इसके संदर्भ में। सबसे पहले बात करें तो बजट जो शब्द है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। एक फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया शब्द है जिसको कहा जाता था बूजे। बूजे शब्द फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, और इस बूजे शब्द से ब्रिटिशर्स ने जो इस शब्द को लिया, ब्रिटिशर्स ने इसको कहना शुरू कर दिया था बुजेट। अर्थात बुजेट का जो मतलब बताते हैं, जो लिटरली मीनिंग है बुजेट का, वो है बैग ऑफ लेदर, अर्थात एक चमड़े का थैला, जिसे हम बजट बोलते हैं या बुजेट कहा जाता है। हुआ क्या था इसके संदर्भ में अगर बात करें, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। पहली बार जब ब्रिटेन में बजट पेश किया गया था, तो एक मंत्री के द्वारा जब बजट पेश किया गया तो कुछ दस्तावेज पेश किए गए, जिन दस्तावेज में देश के लिए योजनाओं के बारे में कुछ आंकड़े थे। वो सभी दस्तावेज वो मंत्री ऐसे बैग में रखे हुए थे जो लेदर का बैग था। उन्हें देखते हुए सदन के बैठे हुए सदस्यों ने कहना शुरू किया कि बजट आ गया। लगातार प्रक्रिया चलती रही, धीरे धीरे कहा जाने लगा कि बजट आ गया, बजट आ गया। इसी को धीरे धीरे ऐसा एक नॉर्म बन गया कि जब ये कहा जा रहा है कि बजट आ गया, इसका मतलब कुछ दस्तावेज आ रहे हैं, ऐसी लूज लैंग्वेज में हमारे सामने आने लगा। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन रहा, तो ब्रिटिशर्स का शासन रहा हमारे यहाँ पर, तो हमने इस बजट शब्द को बजट कहना शुरू कर दिया। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाना था कि बजट शब्द का ओरिजिन कहां से रहा, या फिर जिसको हम बजट बोलते हैं, इसका लिटरली मीनिंग होता है बैग ऑफ लेदर, एक चमड़े का थैला। इसके बारे में ये कुछ बहुत सामान्य सी बातें थी जो आपको बतानी थी इसके बारे में। अब इसके संदर्भ में बात करते हैं कि बजट आखिर है क्या। अगर एक लूज लैंग्वेज में इसके बारे में बात करें तो मात्र बजट कुछ नहीं है, कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा है कि आने वाले समय में सरकार किस किस बारे में, किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करने वाली, इस सब के बारे में। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, बजट जब पेश होता है तो अक्सर उसमें 3 वर्ष का जिक्र होता है। अगर हम संदर्भ माने तो इस बार के बजट का कि 2016-17-18 का बजट, यहाँ पर 3 वर्ष के बारे में बात होती है। एक तो यहाँ पर बात होगी 2016-17 के आंकड़ों की, और एक बात होगी 2015-16 के आंकड़ों की। जो 17-18 का है, इसका मतलब सरकार आने वाले एक वर्ष में क्या क्या करेगी, कितना धन किस क्षेत्र में खर्च करना है, इसके बारे में बात होगी। 16-17 में सरकार उन आंकड़ों को पेश करेगी जिसमें इस बार कितने मनी कहां पर खर्च की है और क्या क्या उसके अचीवमेंट्स रहे हैं। 15-16 के हमको पूरे प्रॉपर आंकड़े अपने पास होंगे, क्योंकि ये वर्ष जा चुका है। इसके जो पूरे आंकड़े हमारे पास होते हैं, इनका पूरा एक विश्लेषण करके दिया जाता है सरकार के द्वारा कि इतनी मनी दी गई थी, हमने इतने रुपए खर्च किए, उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या क्या इसका फायदा रहा। ये जो 15-16 का जो विवरण हमको दिया जाता है, इसी को आप इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जानते हैं। अर्थात आर्थिक जो सर्वे आप जिसे को मानते हैं वो यही होता है, इसी को इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है।
बाकी जो इन 2 वर्ष का विश्लेषण है उसे बजट के रूप में हम समझते हैं। ये इन 3 वर्ष का आने का प्रावधान था। एक छोटी सी बातें थी बताना कि आने का प्रावधान होता क्या है। अब बजट के बारे में अगर संदर्भ में बात करें कि बजट है क्या, तो बजट शब्द जो है हमारे संविधान में है कहां, अगर इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर सभी पावर्स हमने अपने संविधान से ली है। संविधान के अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी प्रोसीड कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में कर रहे हैं, सोशल सिस्टम में कर रहे हैं। बजट शब्द हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ये हमेशा याद रखना बेटा। क्योंकि बजट वर्ड जो है इसके बारे में कई बार खासकर कुछ राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं में प्रश्न आता रहा है। अक्सर वो क्या बोलते हैं कि बजट शब्द संविधान में कहां पर है, वो ऑप्शन देते हैं आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110, दूसरा ऑप्शन देते हैं आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112, तीसरा ऑप्शन होता है आर्टिकल 117 और चौथा ऑप्शन होता है नन, अर्थात नॉन ऑफ उपरोक्त में से कोई नहीं। रियल आंसर यह है कि सही आंसर यह है नन। आर्टिकल 110 में जो दिया हुआ है मनी बिल दिया हुआ है, धन विधेयक। आर्टिकल 112 की जो लैंग्वेज लिखी है उसका मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और आर्टिकल 117 में दिया हुआ फाइनेंस बिल अर्थात धन विधेयक। अगर इसके संदर्भ में बात करें तो बजट शब्द पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन फिर बात यह है कि सर आर्टिकल 112 फिर क्या है। देखिए आर्टिकल 112 में जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अर्थात इसी को हम लूज लैंग्वेज में बजट बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं उसी बात को कि बजट शब्द कहीं पर भी नहीं है। आर्टिकल 112 में जो नाम दिया गया वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये याद रखना। जब केंद्र सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है बजट, तो बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। जैसे कि वर्तमान दौर में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं, तो उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है अनुच्छेद 112 के अनुसार, और राज्य सरकार की अगर बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है वो करती है आर्टिकल 202 अर्थात आर्टिकल 202 के अनुसार। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं आसानी से कि नरेंद्र मोदी सरकार जो बजट पेश कर रही है उसको पावर अनुच्छेद 112 से मिली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश सरकार या फिर हरियाणा में मनोहर खट्टर सरकार जो बजट पेश कर रही है उसको पावर आर्टिकल 202 से मिली हुई है। ये छोटी छोटी सी बेसिक बातें थी इसके बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे बजट की भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर हमारे देश में जो बजट पेश किया था वो किया था जेम्स विल्सन ने। चूंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था, ये बजट पेश किया गया 1860 में। एक बात याद रखना यहाँ पर 1857 में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की पोस्ट वायसराय को चली गई, वायसराय बनने लगे और भारत के प्रति कुछ नजरिया चेंज हुआ था ब्रिटिशर्स का। जब भारत के प्रति कुछ नजरिया चेंज हुआ था तो भारत में कुछ सुधार भी आए थे और ये उसी का परिणाम था। पहली बार भारत की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था 1860 में। उसके बाद से लगातार बजट पेश होता रहा है। बजट पेश जो किया जाता है वो किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की। प्रेजेंट में वित्त मंत्री हमारे अरुण जेटली जी हैं। जो सबसे पहले अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत के बारे में, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो बजट पेश किया था अर्थात जो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत में, उनका नाम है सनमुखन चेट्टी। अर्थात सनमुखन चेट्टी जी ने, इनको आर सनमुखन चेट्टी जी भी कहते हैं, सनमुखन चेट्टी जी ने पहली बार बजट पेश किया था। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रिपब्लिक इंडिया की अर्थात गणतंत्र भारत की, गणतंत्र भारत में और इंडिपेंडेंट इंडिया में अंतर क्या है पहले ये समझते हैं। एक लेमन डेफिनेशन में कोई भी आपको समझा देगा कि सर इंडिपेंडेंट इंडिया ये है 15 अगस्त 1947 के बाद से हम आजाद हो गए, और रिपब्लिक इंडिया ये है कि 26 जनवरी 1950 से हम रिपब्लिक बन गए। एक लेमन डेफिनेशन है, सभी को पता है, लेकिन टेक्निकली क्या अंतर है वो समझते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं, चलिए 4 कंट्रीज के बारे में एक साथ बात करते हैं। भारत इंडिपेंडेंट है, डेफिनेटली हम जानते हैं। चाइना, इंडिया भी इंडिपेंडेंट है, चाइना भी इंडिपेंडेंट है, यूएसए भी इंडिपेंडेंट है और ब्रिटेन भी इंडिपेंडेंट है।
चारों देश ही इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेफिनेटली। यूएसए डेमोक्रेटिक है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक, बट चाइना नहीं है। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। इंडिया रिपब्लिक कंट्री है, चाइना भी रिपब्लिक है, यूएसए रिपब्लिक है, बट ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। क्यों? रिपब्लिक इंडिया का या रिपब्लिक होने का मतलब यह है कि गणतंत्र देश के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि गणतंत्र देश की यह सबसे अच्छी खूबी है, सबसे अच्छी क्वालिटी है कि देश का कोई भी आम नागरिक जो जरूरी जितनी भी आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उनको फुलफिल करता है तो देश के सर्वोच्च पद तक जा सकता है। जैसे भारत के संदर्भ में कोई भी आम नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ये गणतंत्र की खूबी है, क्वालिटी है, अच्छाई है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। क्यों? ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है राजा या रानी का, वो एक वंशानुगत चला रहा है। वहां पर उसी परिवार के सदस्य राजा या रानी बनेंगे, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, सॉरी वो रिपब्लिक नहीं है। लेकिन सर बात यह होती है कि 26 जनवरी 1950 से मानने का क्या लॉजिक है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 से ही हमारा संविधान इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ। और आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 के बाद से संविधान लागू हुआ तभी तो राष्ट्रपति के पद के बारे में शक्ति प्राप्त हुई। और जब राष्ट्रपति पद के बारे में शक्ति संविधान से मिली उसके बाद से तो आम नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। इसी वजह से इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमने अभी बात की थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, सबसे पहले जो वित्त मंत्री, वो सनमुखन चेट्टी रहे। और अगर रिपब्लिक इंडिया की बात करें अर्थात गणतंत्र भारत की, गणतंत्र भारत के जो सबसे पहले वित्त मंत्री हैं वो जॉन मथाई बने। अर्थात जॉन मथाई सबसे पहले वित्त मंत्री गणतंत्र भारत के रहे और इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री सनमुखन चेट्टी रहे। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो कि फैक्चुअल बातों को अभी डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स और अभी नहीं आए हैं। इसका जो पार्ट है वो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर हमको पता है बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, अगर कंडीशन ये है कि प्रधानमंत्री बजट पेश कर रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर प्रधानमंत्री बजट पेश करता है इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाले हुए है। जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात जो सबसे बड़े दल का सदस्य होगा जिसके द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, ये याद रखना। प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे वो भी कार्यभार उसी मंत्रालय का सौंप सकते हैं। अलग अलग मंत्रालयों के कार्यभार सौंप सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मंत्रालय प्राइमरी रूप से प्रधानमंत्री के पास होता है। अर्थात किसी भी मंत्रालय अगर मुक्त हो जाता है किसी मंत्री से तो वो वापस प्रधानमंत्री के पास चला जाता है। भारत में ऐसा अभी तक 3 बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है। इन तीनों व्यक्तियों के नाम रखने बहुत आसान है। कारण क्या है? तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जैसे कि नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जी के बाद इनके बेटे अर्थात राजीव गांधी। अर्थात ये 3 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया। इसे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट अगर इसके अलावा बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो आपको यहां बताना चाहते हैं कि ऐसा कितनी बार हुआ है या ऐसा कब तक हुआ है कि जो व्यक्ति पहले देश में प्रधानमंत्री रह चुके, सॉरी पहले वित्त मंत्री रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद पीएम भी बने हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और उसके बाद देश के पीएम भी बन गए। ये 4 व्यक्ति हैं। सबसे पहले मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के पीएम भी बने और उससे पहले देश के वित्त मंत्री भी थे। इनके बाद बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह, उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और लास्ट में आपको पता ही होगा हम सबके चहेते मनमोहन सिंह। अर्थात मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात वीपी सिंह और मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति रहे भारत में जो पहले वित्त मंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको भी बताने की जरूरत है इसके बारे में। ये सब मैं आपको ये समझकर बता रहा हूं कि आपको बजट में कुछ भी नहीं पता है।
इसी वजह से कि सब बेसिक से सारी बातें डिस्कस हो सके। दूसरी बात जो आपको बतानी है, अभी हाल फिलहाल में आपने एक मुद्दा सुना था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट का विलय कर दिया आम बजट में। इसके पीछे क्या कारण रहा? पहले ये समझते हैं कि रेल बजट अलग क्यों था, उसके कारण क्या थे। डेफिनेटली बात करते हैं, अगर 1947 से पहले की बात करें तो सिंपल सा हमको पता है कि 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था, अर्थात हमारे देश में जो भी फैसले होते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हुए, अपने फैसले अपनी पॉलिसीज खुद बनाने लगे। अगर इससे पहले की बात करते हैं, 1947 से पहले की बात करते हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्यों आए थे? फॉर द डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ इंडिया, हम लोगों के विकास के लिए और कल्याण के लिए, या फिर अपने फायदे के लिए? डेफिनेटली सबको आंसर पता है, ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए आए थे, ताकि भारत के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके खुद को कहीं ना कहीं अधिक विकसित बनाया जा सके। इसी संदर्भ में ध्यान रखते हैं कि आपको पता था 1853 में पहली बार रेलवे चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने 34 किलोमीटर 1853 में पहली बार चलाई गई थी। मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर था वो। पहली बार रेलवे चलाई गई। रेलवे भी इस पर्पज से चलाई गई थी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भारत के संसाधनों को तट तक पहुंचाना चाहते थे, सामान को तट तक पहुंचाकर कहीं ना कहीं जल के रास्ते अपने देश ले जाना चाहते थे। इसके पीछे उद्देश्य आप मान सकते हैं व्यापार का ही उद्देश्य था, अर्थात भारत के संसाधनों को अधिक रूप से, अधिक तीव्रता से या फिर हाई इंटेंसिटी के साथ यूटिलाइज किया जा सके। इसी संदर्भ में 1921 में घटना हुई। वर्ष 1921 में अंग्रेजों के द्वारा कमेटी बनाई गई, ब्रिटिशर्स ने कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम है एकवर्थ कमेटी। अंग्रेजों ने कमेटी बनाई, पूरा नाम अगर बताएं तो विलियम एकवर्थ कमेटी बनाई गई। एक व्यक्ति थे विलियम एकवर्थ, उन्हें उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनको रेल बजट के बारे में, आम बजट के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए कि आपको इनके बारे में कुछ विश्लेषण करके अच्छे सुझाव देने हैं। एकवर्थ जी ने क्या किया, 1924 में इसके बारे में एक रिपोर्ट दी। अच्छा यहां ध्यान देना बेटा, कुछ जगह 1925 लिखा हुआ है, वहां से ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर कई बार चेक करने पर अच्छे आंकड़ों के अनुसार, ऑथेंटिक सोर्स के अनुसार बात करते हैं 1924 ही सही है। 1924 में इन्होंने इस कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार डिसाइड ये किया इन्होंने कि आप जनरल बजट को, अर्थात आम बजट को और रेल बजट को अलग अलग करने की इन्होंने सलाह दी थी, जिसको मान लिया गया। अच्छा ये रिलेवेंट क्यों है? अभी हाल फिलहाल में बजट का मर्ज कर दिया गया, दोनों में मिला दिया गया। इसी वजह से हुआ क्या है कि आपसे ये तो प्रश्न नहीं आएगा कि बजट मर्ज कब हुआ, क्योंकि रोज न्यूज में आ रहा है, सबको पता है। प्रश्न आपसे यह आ सकता है कि अलग कब हुआ। यहाँ पर याद रखना 1921 में अलग नहीं हुआ था, अलग हुआ 24 में, कमेटी बनी 1921 में। इसी जनरल बजट और आम बजट को 2016 में मर्ज करने के, अर्थात इनका विलय करने की घोषणा कर दी गई सरकार के द्वारा, और पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया 2017 में पेश किए जाने वाले बजट में। अभी तक जो बजट पेश किया जाता था, रेल बजट रेल मंत्री जी के द्वारा और वित्त बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा, या फिर आम बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा। इस बार जो दोनों का कंबाइंड रूप है वो पेश किया गया किसके द्वारा? एकमात्र वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा पेश किया गया। ये थोड़ा सा प्रावधान था कि बजट के बारे में थोड़ा सा हमको जानना था। अच्छा बजट जो इस बार पेश किया गया है वो पेश किया गया 1 फरवरी 2017 को। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया गया। यूजुअली बजट पेश किया जाता था फरवरी के 3rd वीक में, आम बजट। इस बार पहले पेश किया गया, तो कहीं ना कहीं फायदेमंद स्थिति है कि आपको पहले से बजट पेश कर दिया गया है। उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा कि पहले पास हो जाएगा, जल्दी मनी मिल जाएगी, आप अपनी स्कीम्स को जल्दी चला सकते हैं। एक पॉइंट तो ये है। अगर दूसरा पॉइंट गहराई से एक अर्थशास्त्री के अनुसार सोचने की कोशिश करें और एक राजनीतिज्ञ के अनुसार सोचने की कोशिश करें कि एक पॉलिटिकल थिंकर के अनुसार कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये मान सकते हैं, आपने पॉलिटी में एक शब्द सुना होगा, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट अर्थात हिंदी में इसको कहा जाता है लेखानुदान। लेखानुदान उसे कहा जाता है कि सरकार जो बजट पेश करती है उसकी कुछ धनराशि की मांग करती है। आप इसे ऐसे मान लीजिए कि सरकार ने मानकर चलिए 2017-18 के लिए सरकार ने ये डिमांड की है संसद से
कि हमको 12 करोड़ रुपए दे दीजिए, 12 हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है, कि 12 करोड़ रुपए हमको दे दीजिए 17 के बारे में। कि मुद्दा ये था कि 12 करोड़ रुपए अगर मान लेते हैं 2017-18 का 12 करोड़ रुपए बजट पास किया, अर्थात सरकार ने डिमांड की कि सर हमको 12 करोड़ रुपए दीजिएगा अगले 1 साल के लिए योजनाओं पर खर्च करने के लिए इतनी मनी चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि वोटर अकाउंट का एक बिल लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है। उस बिल के द्वारा अक्सर सरकार डिमांड करती है कि इस 12 करोड़ रुपए को जो हमको मिलेगा इसके लिए बजट पास होने में कुछ समय लग जाता है। अक्सर यूजुअली 2 महीने का समय लग जाता है। क्यों? कुछ कमेटियों के पास जाता है, उन कमेटियों के पास जाकर उसको पास करना होता है, बारीकी से जांच होती है, इन सब के संदर्भ में थोड़ी बात होती है। इसीलिए वोटर अकाउंट के थ्रू क्या होता है कि अक्सर 2 महीने के लिए, अर्थात जो 2 महीने बचे हैं, अर्थात टोटल अमाउंट का 1/6 पार्ट, अर्थात अगर 12 करोड़ हम मानकर चल रहे हैं, इसका 1/6 पार्ट, इसका सीधा अर्थ है कि 2 करोड़ रुपए की अगर बात करें कि 2 करोड़ रुपए भारत सरकार को वोटर अकाउंट के तहत मिल जाते हैं और इसके तहत वो क्या इसको तब तक खर्च कर सकते हैं जब तक कि आपका बजट पास ना हो। इसके बारे में इस बार अंतर क्या आया कि आपने कहा, हमने देखा कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया जो कि लगभग 1 महीने पहले था। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर 1 महीने पहले बजट पेश किया जा रहा है तो इसका मतलब जो वोटर अकाउंट के लिए मनी की जो डिमांड की जा रही है उसको भी तुलनात्मक रूप से पहले रहेगा। पहले मनी की डिमांड रहेगी तो इसको बजट को पास करने में कमेटी जितना समय लेती थी उससे तुलनात्मक रूप से कम समय लिया जाएगा। तुलनात्मक रूप से कम समय का अर्थ यह है कि पहले की तुलना में कुछ समय पहले आ जाएगा। यहाँ पर समय का मतलब महीने से नहीं है, समय का मतलब आने वाले अप्रैल, मार्च या जब भी आना था मई या जून में, उससे पहले आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं फायदेमंद स्थिति है। ये सबसे पहले हम जिक्र करने वाले थे इसके बारे में। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करने का जो उद्देश्य है कि वोटर अकाउंट के बाद जो बजट पर आते हैं, वोटर अकाउंट के बाद जो बजट पर आते हैं उसके बाद जो बात करना था, अब थोड़ा सा बजट के बारे में कंसेप्चुअल बात करते हैं। कंसेप्चुअल बात क्या है कि उसमें कुछ डेफिसिट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बजट डेफिसिट होता क्या है। देखिए बजट जो होता है उसके अक्सर 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू पार्ट, जिसे कहा जाता है राजस्व भाग, या फिर इसी को आगम भाग भी कहा जाता है। एक होता है कैपिटल पार्ट, अर्थात पूंजीगत। इसको समझने के 2 तरीके हैं। एक तरीका बहुत सिंपल सी लैंग्वेज का है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, तो जहां पर भी कैपिटल वर्ड आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। चाहे वो कैपिटल बजट हो, कैपिटल अकाउंट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल रिसीव्स हो। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए, मोर देन 1 ईयर। और अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए, आप कह सकते हैं कि लेस देन 1 ईयर। एक तरीका तो ये समझने का है। दूसरा तरीका है समझने का, इसके अलावा आप ये मान सकते हैं कि जो रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच 2 पार्ट करके चलते हैं कि रेवेन्यू रिसीव्स होता है अर्थात प्राप्तियां, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात रेवेन्यू खर्च। इसी प्रकार से कैपिटल के भी 2 पार्ट हैं, एक कैपिटल रिसीव्स प्राप्तियां और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल खर्च। अर्थात रेवेन्यू रिसीव्स में वो सब मद आती हैं या वो सब कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं या उन सब मनी के बारे में बात करते हैं रेवेन्यू रिसीव्स में, जो शॉर्ट टर्म की सरकार को मिलने वाली कमाई है। जैसे कि इसमें टैक्स आ जाते हैं आपके, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, सब इंक्लूड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार के उन खर्चों की बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म के खर्च हैं। शॉर्ट टर्म के खर्च सरकार के, जैसे कि सरकार सैलरी देती है अपने एम्प्लॉइज को, हर साल दी जाएगी, ऐसा नहीं कि एक बार देकर उसके बाद सैलरी नहीं दी जाएगी, तो वहां पर इसमें आएंगे। सरकार ने मान के चले लोन लिया, हम मान के चलते यूएसए से सरकार ने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है। क्योंकि 10 करोड़ का लोन लिया है 15 साल के लिए, तो आप मान सकते हैं कि ये जो 15 साल के लिए सरकार ने 10 करोड़ का लोन लिया है, इसको चुकाना तो 15 साल बाद है, लेकिन इसका ब्याज आपको ईयरली देना है। जो ईयरली ब्याज देना है, इसका सीधा असर है आपको क्या करना होगा, इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो पार्ट बन जाएगा। इसी तरह कैपिटल में भी कैपिटल रिसिप्ट जो होगी, अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए आने वाली सरकार के पास मनी, या तो सरकार अपनी परिसंपत्ति को बेचे, परिसंपत्ति जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है, अर्थात जैसे कोई जैसे कंपनी है, आप जान सकते हैं जैसे कंपनी में सेल, भेल, गेल, उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट करने से जो मनी आएगी कैपिटल का पार्ट है। सरकार ने किसी को लोन दिया था, वो वापस रिकवरी होगी, वो कैपिटल के रिसिप्ट्स का पार्ट है।
इसी तरह एक्सपेंडिचर भी लॉन्ग टर्म का है। एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म का क्या हो सकता है, यहाँ पर याद रखना हमने यूएसए से 10 करोड़ लिए थे और हम हर मंथ ब्याज दे रहे थे या फिर ईयरली ब्याज दे रहे थे, लेकिन सर एक दिन तो ये पूरी मनी भी वापस करनी है। जिस दिन ये पूरी मनी वापस करनी है कैपिटल का एक्सपेंडिचर है। ये सब थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया, अगर आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो ये रिलेवेंट है। अगर इसको बहुत शॉर्ट में देखना है तो बस एक बात याद रखनी कि कैपिटल में वो खर्च या वो इनकम आती है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, और रेवेन्यू में वो खर्च या फिर वो इनकम आती है जो शॉर्ट टर्म के लिए हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमको बजट डेफिसिट देखना है। अर्थात बजट डेफिसिट होता क्या है, यहां ध्यान से सुनना। डेफिसिट हम कैसे कहते किसे हैं? डेफिसिट का सीधा सा अर्थ है घाटा होता है या बजट घाटा है। घाटा एक ऐसी सिचुएशन है, सिंपल सी बात करते हैं, कि जब हमारी इनकम कम हो और हम लोग खर्च ज्यादा करते हैं। जैसे कि आप इसे समझिए, हमारे 10 रुपए इनकम है, एक्सपेंडिचर हमारा 12 रुपए है, इसका सीधा सा अर्थ है 2 रुपए का हमें घाटा हुआ, इसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो बजट डेफिसिट में अगर देखते हैं तो बजट डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर अर्थात कुल खर्च माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च माइनस टोटल रिसिप्ट्स, कुल प्राप्ति। टोटल एक्सपेंडिचर में दो टाइप का एक्सपेंडिचर है जो हमने पहले भी बात की, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात शॉर्ट टर्म के लिए किया जाने वाला खर्च, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए किया जाने वाला खर्च। जैसे कि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर को हम लिख सकते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार से रिसिप्ट पे भी दो पार्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। यहां के बाद आप सीधा इसको मैथ के फॉर्म में भी अगर देखने की कोशिश करें, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, इसी को दोनों को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स को एक साथ रखते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, इसी प्रकार से प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। अर्थात अब इस सिचुएशन में देखते हैं, इस सिचुएशन में इसको देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू रिसिप्ट से, अर्थात ये तो हमको सीधा समझ आ रहा है कि खर्च ज्यादा है कमाई से, लेकिन किस प्रकार का रिवेन्यू? रिवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब अगर खर्च ज्यादा है तो घाटा तो होगा, ये तो श्योर है, घाटा होगा, लेकिन किस प्रकार का होगा? शॉर्ट टर्म का घाटा होगा या लॉन्ग टर्म का? तो अगर रिवेन्यू का पार्ट आता है तो शॉर्ट टर्म का घाटा होगा, यानी कि रिवेन्यू डेफिसिट। इसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लॉन्ग टर्म के लिए, अर्थात इसमें भी घाटा कैसा होगा? लॉन्ग टर्म का घाटा होगा, अर्थात कैपिटल डेफिसिट। इसका सीधा सा अर्थ है बजट डेफिसिट इज इक्वल टू क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। ये हमेशा याद रखना। इसको हम डायरेक्टली इसे बताते तो इससे होता है कि बच्चों को ये तो पता चल जाता है कि बजट डेफिसिट इज इक्वल टू लिखना है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, लेकिन आया कैसे ये समझना जरूरी है। इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो इससे ही आगे लीड करता है नेक्स्ट जो डेफिसिट का पार्ट है वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा, ये होता है हमारा बजट डेफिसिट प्लस बोरोविंग्स, या फिर आप बोल सकते हैं लाइबिलिटी। बजट डेफिसिट या बोरोविंग्स, लाइबिलिटी उधारी या फिर देनदारी, जो भी आप कहना चाहें। अर्थात फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोविंग्स। इसको समझने से पहले एक बार इसका बैकग्राउंड समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में शुरू किया गया 1 अप्रैल 1997 को शुरू किया गया पहली बार। इसको जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था सुखमोय चक्रवर्ती जी अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसके अध्यक्ष वो थे। उस कमेटी के द्वारा अर्थात सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी की रिकमेंडेशंस पर फिस्कल डेफिसिट आया। तो फिस्कल डेफिसिट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसको समझना था। भारत सरकार क्या बजट डेफिसिट 0 दिखाती है। अगर भारत सरकार बजट डेफिसिट 0 दिखा रही है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जितना कमा रहे हैं उतने खर्च कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार को कोई लॉस नहीं, सब ठीक चल रहा है। वो 0 कैसे दिखाते थे, अर्थात ये जादू कैसे कर पा रहे थे कि मान के चले भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए का रिसिप्ट अर्थात प्राप्ति होती है, इनकम होती है, और भारत सरकार का खर्च है 120 करोड़ का। इसका सीधा सा अर्थ है कि 20 करोड़ का हमको डेफिसिट है।
भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता था, इस 20 करोड़ को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपए लोन ले लिए। लोन ले लिए चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमारे देश की बाउंड्री के अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब हमारे देश के बाहर से। 20 करोड़ रुपए लोन लिए तो इसका मतलब भारत सरकार को ये मनी आई तो भारत सरकार को मनी प्राप्त हुई तो भारत सरकार के पास प्राप्ति टोटल कितनी हो गई, 100 करोड़ प्लस 20 करोड़ अर्थात 120 करोड़। और खर्च भी कितना था, 120 करोड़, अर्थात डेफिसिट कितना हो गया, 0। ये अक्सर भारत सरकार के द्वारा दिखाया जाता था। इसी को लूप होल को थोड़ा सा दूर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया है वो फिस्कल डेफिसिट का आया। उस कॉन्सेप्ट में क्या है कि ठीक है बजट डेफिसिट 0 दिखाइए, कोई समस्या नहीं है, अर्थात बजट डेफिसिट आप जो दिखा रहे हैं 0 दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में आप ये भी दिखाइए कि आप पर उधारी कितनी है या देनदारी कितनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर 20 करोड़ रुपए उधार लिए थे, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू कितना हो गया था हमारा, 20 करोड़। अर्थात इससे फिस्कल डेफिसिट से सीधे तौर पर देश के आम नागरिकों को भी यह पता चल सकेगा इसके कॉन्सेप्ट के बाद से कि हमारे देश पर प्रेजेंट वाली सरकार पर कितनी देनदारी है इस वर्ष के अनुसार। अर्थात इसका दूसरा जो आप मतलब निकालें वो ये हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू किसके होता है, बोरोइंग्स के, क्योंकि बजट डेफिसिट तो 0 हो गया। इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, देनदारी के। इसे याद रखना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है अर्थात प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट अर्थात प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है पहले ये समझते हैं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब ब्याज का भुगतान। अब यहां से कॉमन सेंस से समझना इस बात को कि प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूले में फिस्कल डेफिसिट आता है, उसमें से इंटरेस्ट घटाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि क्या प्राइमरी डेफिसिट 1997 से पहले आ चुका होगा कॉन्सेप्ट। अगर हम फिस्कल डेफिसिट 1997 में लाए और इस फॉर्मूले में उसका प्रयोग होता है, इसका मतलब उसके बाद आया होगा, साथ में आया होगा। इसका सीधा सा अर्थ है, याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट भी 1997 का इनिशिएटिव है, 1997 से ही आया। प्राइमरी डेफिसिट में होता क्या है कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मानकर चलिए 2015 में सरकार ने 50 करोड़ रुपए उधारी ली, सरकार पर 50 करोड़ की देनदारी है किसी भी माध्यम से, तो इसका मतलब 2015 के लिए सरकार का फिस्कल डेफिसिट 50 करोड़ है। अगले साल सरकार ने 2016 में फिर 80 करोड़ की उधारी ली, 80 करोड़ की देनदारी है सरकार पर, तो 2016 के लिए फिस्कल डेफिसिट 80 करोड़ है। जो सरकार ने 2015 में 50 करोड़ की उधारी ली है, इस पर सब ब्याज भी तो पे करना है हमें। इस पर जो ब्याज देना है, क्योंकि ये पूरा मूलधन तो हम एक दिन वापस जरूर करेंगे और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि पूरा मूलधन वापस करेंगे, लॉन्ग टर्म का खर्च है तो कैपिटल में आएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। लेकिन इस पर ब्याज तो हम हर वर्ष देंगे। मान के चलिए इस पर ब्याज हमको 10 करोड़ देना है, इस 50 करोड़ का 10 करोड़ ब्याज देना, वो 10 करोड़ हम इसमें से ब्याज देते हैं। अर्थात इस ईयर में से हमने 10 करोड़ का ब्याज दिया, हमारे पास 70 करोड़ रुपए बचे। अर्थात वास्तविक रूप से सरकार के पास खर्च करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए 70 करोड़ रुपीस ही बचते हैं। आप इसको ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से सरकार के पास 70 करोड़ ही बचते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसी को कहा जाता है प्राथमिक घाटा, क्योंकि जो 10 करोड़ रुपया आपने ब्याज दिए हैं वो किसी भी तरह की असेट्स क्रिएशन नहीं करेंगे, अर्थात आपकी अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करने वाले। तो ये 70 करोड़ आपके बचे हैं, इसी को हम प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसी को कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं प्राइमरी डेफिसिट बचता है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन यही है कि प्राथमिक घाटा होता क्या है, इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वन, एक और प्रकार का घाटा है जिसको हमें समझना है, इसे कहा जाता है ERD। ERD कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है इफेक्टिव
रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। हिंदी में बोले तो प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, हिंदी में कहा जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले केवल इतना समझते हैं कि राजस्व घाटा क्या है। हमने पहले भी समझा था, आपको शायद याद हो, हमने पढ़ा था बजट डेफिसिट इज इक्वल टू क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या था कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रेवेन्यू रिसीव्ड से, दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें होता क्या है कि ईआरडी का सबसे पहला पॉइंट, ईआरडी का कॉन्सेप्ट 2011-12 से शुरू हुआ। 2011-12 के बजट में पहली बार भारत सरकार इसको लेकर आई, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को लेकर। इसमें होता क्या है, मानकर चले कि भारत सरकार के बारे में बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित किए। राज्यों से मतलब अरविंद केजरीवाल सरकार, मनोहर खट्टर सरकार, अखिलेश सरकार, जो भी सरकार है राज्यों की, तो उनको 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए खर्च करने के लिए। क्योंकि बजट में सरकार, केंद्र सरकार हर वर्ष राज्यों को कुछ धन का आवंटन करती है। हर वर्ष अगर धन का आवंटन किया जाएगा, इसके सीधे तौर पर क्या बात है कि धन का आवंटन हर वर्ष किया जा रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि एवरी ईयर अगर किया जाएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ना कि लॉन्ग टर्म का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर पार्ट होगा तो वहां पर उन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए या आवंटित किए राज्यों को, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गए। अब ये इनका तर्क क्या है कि सर हमने 100 करोड़ रुपए दिए थे राज्यों को, मानकर चलिए 100 करोड़ में से जो राज्य हैं उन्होंने कुछ स्कूल निर्माण करा दिया, हॉस्पिटल निर्माण करा दिया, रोड कंस्ट्रक्शन करा दी, अर्थात इन 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए इन्होंने इसलिए खर्च कर दिए कि स्कूल कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में या हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में। अब जो 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ये असेट्स का क्रिएशन हुआ या नहीं? डेफिनेटली असेट्स का क्रिएशन हुआ, परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, तो लॉन्ग टर्म के लिए खर्च किया गया। जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्च किया गया है तो अब इसको शॉर्ट के अकाउंट में तो नहीं रखेंगे। हमें रोड कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में जो मनी खर्च हो रही है, लॉन्ग टर्म का खर्च किया जा रहा है, तो सरकार, केंद्र सरकार उसे कंसीडर करने लगी कि हमने जो इनको मनी दी थी राज्यों को, इन्होंने तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए खर्च किया है, अर्थात इस मनी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट क्यों माने, अर्थात इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट ना मान के उसे लॉन्ग टर्म के एसेट्स क्रिएशन का मानना शुरू कर देते हैं, और इसी को वो अपने कहीं ना कहीं इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस कर देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस करने का मतलब है, अगर इसको आप एक टेक्निकल टर्म के अनुसार समझें कि मानकर चलिए कि भारत सरकार की रेवेन्यू रिसीव से कुल प्राप्ति है 100 करोड़ रुपए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारत सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है 150 करोड़ रुपए। इसका मतलब भारत सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट है सीधे तौर पर 50 करोड़, ठीक है। और भारत सरकार ने या केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों को मनी दी गई थी, वो मनी में 10 करोड़ रुपए असेट्स क्रिएशन में चले गए। इन 10 करोड़ रुपए को वो क्या करते हैं, इस 50 करोड़ से माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास बचते हैं 40 करोड़ रुपए, अर्थात इस 40 करोड़ को ही कहा जाता है ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अर्थात एक सिंपल से लैंग्वेज में समझे तो रेवेन्यू डेफिसिट में से जब उस मनी को घटा दिया जाता है जो राज्यों को दी जाती है, उसमें राज्य असेट्स क्रिएशन कर लेते हैं या फिर ऐसा खर्च करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाने वाला खर्च है, उसी को कहा जाता है ईआरडी। ये हमारा बजट के बारे में, आई होप आपको शायद समझ आया हो। जो भी आपके सजेशन है प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द लाएंगे, उसमें हम बजट के जितने भी इस बार 2016-17 और इसके बाद 17-18 के बारे में जो भी प्रावधान है बजट के, जो भी हमारे लिए जरूरी है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।